नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबह। आप देख रहे हैं देश का सवाल। 2 दिन पहले 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस मनाया। 16 दिसंबर 1971 यानी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वो दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन 54 साल बाद ये पड़ोसी देश चंद कट्टरपंथियों और जमातियों के चंगुल में फंसकर उसी भारत से दुश्मनी करने लगा जिसने उसे अस्तित्व में लाया है। नतीजा, बांग्लादेश खुद भुगतने लगा। नतीजा ये कि आज बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। देश तो बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। लेकिन जमातियों के चक्कर में बर्बादी की ओर बांग्लादेश लगातार जा रहा है और अब बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। भले ही मोहम्मद यूनुस ने कमेटी का गठन कर जल्द ही देश में संवैधानिक तरीके से चुनाव कराने की बात कही हो, लेकिन देश के संगठन जमाती लोग बांग्लादेश में इस्लामी कानून की मांग कर रहे हैं, शरिया संविधान की मांग कर रहे हैं। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू नामक एक पेज ने एक्स पर जमाते इस्लामी के सदस्यों की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जमाते इस्लामी के सदस्य हिंदू घरों के सामने माइक पर बयान दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस देश में कानून जो है वो शरिया का लागू होगा और बांग्लादेशी अधिकारी हिंदू आवाज़ों को दबाने के लिए उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए सबसे पहले। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত এলিশাবাসী, পর্দার আড়ালের অবস্থানরত সম্মানিত মা এবং বোনেরা, আমরা বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর পক্ষ থেকে আজকে আমাদের দাওয়াতি গণসংযোগ আলোকে আপনাদের প্রতিটা ডোর টু ডোর আমরা চলে এসেছি। আমরা আপনাদের কাছে আল্লাহর ওই দাওয়াতকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে আল্লাহ লাহুল খলক ওয়াল আমর, সৃষ্টি যার, আইন চলবে তার। আমরা যেহেতু সবাই মুসলিম পরিবারের সন্তান, এই জন্য মুসলমান হিসাবে আমরা এই দেশে কত মানুষের শাসন দেখেছি, কেউই আমাদেরকে শান্তি দিতে পারে নাই। আগামী দিনে সেই শান্তির মূল যে বার্তা আল পবিত্র কোরআনুল কারীম, আমরা এই কোরআনটাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহলে আমরা কোরআনী আইন চালু করতে চাই। ওয়ার্ড থেকে শুরু করে পার্লামেন্টের সদস্য পর্যন্ত জামাত ইসলামী 1941 সাল থেকে আজকের এই সময় পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা চলমান আছে। এই জন্য আপনাদের কাছে উদারতা আহ্বান যে আসুন আগামী দিনে কোরআন বিজয়ের জন্য, কোরআনী রাজ কায়েম করার জন্য পুরুষরা পুরুষের জায়গা থেকে আর পর্দার আড়ালে অবস্থান থেকে আমরা সবাই সবার জায়গা থেকে যদি কথা বলি তাহলে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের এই জনপদ আগামী দিনে কোরআনের জনপদ হবে। বাংলাদেশের এই দেশ কোরআনের দেশ। বাংলাদেশের সংবিধান হবে আল কোরআন। দুনিয়ার কোনো মানুষের আদর্শ দিয়ে এই দেশ চলতে পারে না। আমরা চাই আসুন আপনিও আমাদের এই কাতারে শরীক হয়ে জামাত ইসলামের কাতারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর কোরআনকে বিজয় করার জন্য কোরআন পড়ব, কোরআন বুঝবো, কোরআন অধ্যয়ন করব। আগামী দিনে এই কোরআনী সমাজ কায়েম করার জন্য আমরা সবাই সবার জায়গা থেকে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। बंगाली भाषा में हमने उसको हिंदी रूपांतरण करके आपके सामने टेक्स्ट में बोल्ड अक्षरों में आपने देखा और जो सुना, ये वो जमाती हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अब अल कुरान लागू होगा, कुरान के मुताबिक कानून चलेगा, संविधान बनेगा और ये 1941 से ही हमारी मांग लंबित है। लेकिन अब तक तो शेख हसीना थी, लेकिन अब यहाँ मोहम्मद यूनुस हैं, कठपुतली चरमपंथियों के। अब चरमपंथी और जमाती कह रहे हैं कि यहाँ शरिया लागू करो, हिंदू कहाँ जाएंगे। तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार आंख मूंद कर देख रही है, हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश भी रचने से बाज नहीं आ रहा और अब भारत से तनाव के बीच म्यांमार के अराकान आर्मी ने यूनुस सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है और यूनुस सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है, यूनुस बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
भारत से बिगड़ रहे रिश्ते, चौतरफा संकट में फंसा बांग्लादेश। भारत से तनाव के बीच टेंशन में यूनुस सरकार। अराकान आर्मी ने उड़ाई बांग्लादेश की नींद। यूनुस सरकार के सलाहकार ने दिखाया विवादित नक्शा, बाद में डरकर डिलीट किया पोस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर मंदिर भी है और अब कट्टरपंथी ने श्री मां चंडी मंदिर में लूटपाट की है। कट्टरपंथियों ने मूर्ति से गहने लूटे और गहनों के साथ ही दान पत्र और घंटियां भी लूटी। बांग्लादेश में एक तरफ जहां हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं बांग्लादेश की एक और नापाक हरकत सामने आई है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतिम सरकार के सलाहकार के रूप में काम करने वाले महफूज आलम ने विजय दिवस के अवसर पर भारत पर कब्जा करने की धमकी दे डाली। फेसबुक पर पोस्ट करके कट्टर इस्लामिस्ट महफूज आलम ने सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी भारत में रहने वाले लोगों के बीच संस्कृति के आधार पर असंतोष पैदा करने की कोशिश की। बाद में उसने विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उसने पोस्ट को डिलीट कर लिया। बांग्लादेश एक और संकट से घिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई हैं। म्यांमार से संबंध रखने वाले अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लग रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के साथ बढ़ती दूरी का असर बांग्लादेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश के सवाल में सवाल आज यही कि जमातियों और कट्टरपंथियों के जंगल में अब पूरी तरह से बांग्लादेश फंस चुका है। बांग्लादेश क्या अब एक और पाकिस्तान बनने जा रहा है? और क्या बांग्लादेश में शरिया का संविधान लागू होगा? और सवाल यह है कि फिर वहां पर जो हिंदू बचे हुए हैं, जो अब 6-7% रह गए हैं, उन हिंदुओं के साथ जबरन धर्मांतरण और अत्याचार की घटनाएं, इसलिए क्योंकि अब इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो वहां रह रहे हिंदू या तो भाग जाओ, या तो उन्हें मार दो, या तो उन्हें धर्मांतरण करने पर मजबूर कर दो, जो कि हो रहा है। वहां रह रहे हिंदुओं को अब मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूरन और डरा धमका कर उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ चल रहा है। सवाल है कि आखिर कब तक? हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। स्वागत है सर आपका। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार। हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। और AK मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं यहाँ समझना चाहूँगा, 2 एंगल है। एक तो ये है कि यहाँ इस्लामिक राष्ट्र, जो हम उन मुल्लों को दिखा रहे हैं, ये जो मुल्ले दिख रहे हैं तस्वीरों में, ये मुल्ले माइक लेकर जा रहे हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे ही सवाल, और कह रहे हैं कि अब कुरान लागू होगा, अब कुरान के मुताबिक चलेंगे। कुरान ही अब शांति का संदेश देता है, अब अल कुरान लागू होगा, यानी शरिया लागू करने की तैयारी। एक बात तो साफ है कि यूनुस चाहे जितना भी झूठ बोल लें, सच देख रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है। जी देखिए, बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना जी थी, तब जो छात्र आंदोलन चला वो बेसिकली छात्र आंदोलन नहीं था। उसके पीछे सारी इस्लामिक ताकतें कार्य कर रही थी और वो चाहती थी कि शरिया के हिसाब से बांग्लादेश चले। पूरे विश्व का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, जहाँ भी बहुसंख्यक इस्लामिक पंथ को मानने वाले लोग बहुसंख्यक
हुए हैं, वहाँ फिर कोई भी दूसरा पंथ, धर्म, संप्रदाय सरवाइव नहीं कर पाया। उसको शरिया के हिसाब से चलना ही पड़ा और वो करवा कर माने और निर्दोष लोगों की हत्या करके। अभी आसिफ मोहम्मद का महमूद जो हैं, जो सलाहकार हैं इसके नई अंतरिम सरकार के बांग्लादेश की, उनका बयान है कि बीजेपी भारत में सरकार चला रही है। उसका हिंदू घोषणा पत्र है जिसके हम लोग खिलाफ हैं। बांग्लादेश के लोगों को हिंदुत्व पसंद नहीं। साल 2019 में भारत में सीए एनआरसी एक्ट पास हुआ। उनका भारत में सीए एनआरसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हमने अपने प्रवासी भाइयों के लिए जो पीड़ित हैं, जो आज बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न है, ऐसी स्थिति पाकिस्तान में भी हुई। ऐसी स्थिति हर उस जगह हुई जहां इस्लामिक जिहादियों की संख्या बढ़ती चली गई। वहां मुल्लावाद स्थापित हुआ और हमारी आज बांग्लादेश में हमारी हिंदू घरों के सामने खड़े होकर हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपकी बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा। ये बिल्कुल। और इसका एक उदाहरण ये है, एक तस्वीर जरा दिखाई, एक इमेज है जिसमें एक बच्चा दिख रहा है, एक पुरुष दिख रहा है और एक महिला दिख रही है। ये जरा इसे दिखाई फुल स्क्रीन। ये इस इमेज के बारे में बताना चाहता हूं दर्शकों को भी और आप सभी मेहमानों को। ये दरअसल दावा ये है कि एक हिंदू परिवार, अब दो तस्वीरें देखिए, जरा टॉप हटाइए, हेडर हटाइए और तब दिखेगा उसकी तस्वीर। हाँ, अब दो ये तीनों जो चेहरे हैं, तीनों चेहरे एक ही हैं, लेकिन दो अलग अलग तस्वीर हैं। एक तस्वीर जब हिंदू वो थे, मास्क पहने हुए, साड़ी पहनी हुई महिला है और एक बच्चा है, और ये बताया जा रहा है कि उस अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए इस शख्स ने, इस हिंदू व्यक्ति ने अपने परिवार का धर्मांतरण करवाया। और दूसरी तस्वीर जो आप एफिडेविट देख रहे हैं, जिसमें टोपी पहना हुआ ये नज़र आ रहे हैं और जो हिजाब पहना हुआ वो महिला नज़र आ रही है, जो आप साड़ी पहनी हुई नज़र आ रही थी, और बच्चा जो है वो भी टोपी पहना हुआ। तो ये एक बड़ा उदाहरण है और इस उदाहरण के जरिए समझिए जी। अभी वहां से एक बच्ची भी 17-18 साल की वो लड़की है, वो पैदल भागकर भारत की सीमा में आई है। बिल्कुल, उसका तो ये स्थिति आपने उत्पन्न कर दी बांग्लादेश में। आपका छात्र आंदोलन था, ठीक है, आप सत्ता परिवर्तन चाहते थे, आपको शेख हसीना की सरकार पसंद नहीं थी, लेकिन हिंदुओं के साथ जिस भारत ने आपको सपोर्ट किया, आपको एक नया देश देने के लिए, आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए 1971 में, और आप आर्मी की सेना, कितनी हमारे जवान आहूत नहीं, हुए। लेकिन ये ठीक है, ये लेकिन एक पूरा प्लान लग रहा है, पूरे प्लानिंग के तरीके से। एक मिश्रा जी, मैं आता हूँ मैम। ये पूरी प्लानिंग, ऐसा नहीं है छात्र आंदोलन और ये तमाम चीजें ये दिखावे की एक आप समझिए कि दिखाने के लिए कुछ और, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक प्लान के तहत सब कुछ हुआ है। और अभी जो ये माइक लेकर मुल्ले गली मोहल्ले में जा रहे हैं, वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। देखिए जहाँ साहब, आपके चैनल पे मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ और इस चीज़ को समझना, फर्क करना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि यूनुस जो है नोबेल प्राइज विनर है। 9/11 जो अमेरिका में किया था ट्विन टावर पे, वो सब भी आईटी वगैरह के प्रोफेशनल थे। ओसामा बिन लादेन खुद बहुत बड़ा इंजीनियर था। कहीं पे भी ये जाए, यूनुस भी जब आया था तो गरीबी दूर करेंगे जी, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी डिरेल हो गई, हम, ये सारे इनके बहाने होते हैं पूरे दुनिया में। और इस्लाम या शरिया जो लागू होती है वो तलवार के दम पे लागू होती है। इतिहास इसका गवाह है, सारे देशों में देख लीजिए, जब तक इनके तलवार में धार है, यानी जहां ये मजबूत है वहां ये शरिया लागू करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आंख नाक कान खोल के सुनिएगा, इस्लाम या शरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। जहां जहां इस्लाम और शरिया लागू हुआ है वो देश बर्बाद हो गया है, क्योंकि इसमें सबको मिलजुल करके साथ ले चलने की ताकत नहीं होती है। पाकिस्तान हमने दिया था ना 70 साल पहले, बांग्लादेश दिया था ना, क्या हुआ? और ऐसे में 25 उदाहरण बताऊंगा, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, जहां पे शरिया और इस्लाम नाजिक है। ये तो जबरदस्ती का कानून है जो कि तलवार के धार पे होती है। डेमोक्रेसी का ये विकल्प नहीं है, भले ही ये कुछ बोले। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आप ये देखिएगा जहां जहां इस्लाम और शरिया नाजिक है, वो अपने आप ही वो अर्थव्यवस्था, वो देश खत्म हो गई। नहीं कोई रहा तो आपस में ही लड़ने लगे,
लूट मार काट जो अभी चल रही है, ये अलाउड है। माले गनीमत एक शब्द है, कोई अगर इस्लाम का विद्वान होगा तो उससे पूछिएगा क्या होता है माले गनीमत। तलवार के दम पे जब आप मजबूत हो क्या तो आपने एक दूसरे बार फिर लोगों से को कहिए कौन सा शब्द है? माले गनीमत। माले गनीमत। हाजी नाजिम खान आ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। जहां साहब एक लाइन हाँ। चर्च वेस्टर्न कल्चर, देखिए हाँ। सनातन को छोड़ के दुनिया में जितने धर्म है, सनातन मतलब हिंदू सिख जैन, किसी धर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो वैज्ञानिक विकास कर सके। वेस्टर्न कंट्रीज में जब चर्च को अलग किया गया सत्ता से तब विकास हुआ। यहाँ सनातन और विकास एक साथ चलता है। ये भारत भूमि के धर्म की विशेषता है। ठीक है, शरिया वगैरह ठीक है। लागू करने से देश बर्बाद होगा। नहीं तो शरिया कानून लागू करने की बात अब बांग्लादेश में हो रही है। माले हाजी गनीमत नाजिम पूछिए, खान, माले गनीमत। हाँ हाँ, हाजी माले नाजिम गनीमत। खान जी, ये शरिया कानून लागू करने की पूरी प्लानिंग साजिश की तरह सब कुछ हो रहा है। भाई इस्लामिक जिहाद को हम नकार रहे हैं, लेकिन इस्लामिक जिहाद है छात्र आंदोलन की आड़ में या कुछ किसी चीज की भी आड़ में, लेकिन ये एक प्लान वे में चल रहा है। अब वहां पर जो मुल्ले हैं वो माइक लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर शरिया कानून लागू हो। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मेरी आवाज, हाँ। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश की बात आती है और यहाँ पर इस तरीके की बात कही जा रही है कि यहाँ संविधान को हटाकर यहाँ पर शरीयत वाली बात करी जा रही है। देखिए, हम लोगों का मुल्क भारत है, हम अपने भारत के संविधान को मानते हैं और अपने भारत के संविधान के तहत ही हम लोग चलते हैं। और रही बात बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में देखिए हमारा अपना भारत का हमेशा स्टैंड रहा है कि कोई भी पीड़ित पड़ोसी हो या देश हो, हमेशा भारत उसके साथ खड़ा रहा है। तो भारत का सीधा सा स्टैंड है कि हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हुए हैं। अगर अल्पसंख्यक चाहे किसी भी देश का हो, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होता है, चाहे पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या भारत का अल्पसंख्यक हो। देखिए, हम लोग सभी के साथ खड़े, ये हमारे भारत के नहीं मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए कुरान तो सभी मुसलमान के लिए पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताब है। तो उस कुरान को लागू करने के लिए वहां के जो मुसलमान कर रहे हैं, जमाती कर रहे हैं, कट्टरपंथी कर रहे हैं, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? और आप लोग जो कह रहे हैं कि नहीं संविधान सबसे पहले है, कुरान ठीक है, हमारा कुरान है, आपका गीता हिंदुओं का है, तो वो अपने अपनी है, लेकिन संविधान से देश चलेगा। वहां जो कह रहे हैं कट्टरपंथी, भाई संविधान नहीं, कुरान लागू करो, अल कुरान लागू करो। तो ये सोच मैं समझना चाह रहा हूं, इस्लाम में ये सोच कैसी है? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए जहां बांग्लादेश की बात आती है और कुरान की बात करते हैं, देखिए कुरान तो पूरी दुनिया के अंदर है और देखिए कुरान हमेशा अमन का मैसेज देता है पूरी दुनिया के अंदर। जो संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है कुरान। और देखिए, संविधान की बात आती है तो संविधान हमारे भारत के अंदर हम लोगों पर लाइबिलिटी बनती है, हम लोग संविधान को मानते हैं। और देखिए, बांग्लादेश का अपना संविधान है, पाकिस्तान का अपना है। तो देखिए, उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहां पर शरीयत की बात कर रहे हैं, तो देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर अल्पसंख्यकों को किस तरीके से सुरक्षा देनी है। और रही बात है कि जिस तरीके से वहां पर ये कहा जा रहा है कि शरीयत की बात को, देखिए देश कोई सा भी हो, कभी भी किस आस्था से नहीं चलता। देखिए, अगर आस्था अच्छी से बात अगर है, देश आस्था से नहीं चलता है, तो मैं वही कह रहा हूं, ऐसे मुसलमान कौन है, वो किस तरह के मुसलमान है, या फिर मुसलमान है ही हाँ, नहीं? हाँ, नहीं, सुन लीजिए, देखिए वो भी मुसलमान है, लेकिन मैंने कहा कि देश कभी आस्था से नहीं चलता। अगर ये कहा जाए कि हाँ देखिए कि अगर हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे, तो नेपाल को जब हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो क्या उसकी हालत हुई थी, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और फिर रही बात है कि अभी आपने श्रीलंका के अंदर भी देखा होगा, जब श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हुआ था, किस तरीके से हर 5 ठीक है, मिनट मैं के दोबारा अंदर आऊंगा। एक महाराष्ट्र शब्द बदल जो रहा उन्होंने था। AK मिश्रा साहब ने पूछा, वो क्या वो है शब्द, बोले इस शब्द के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। हाँ, माले गनीमत। हाँ, हाँ, माले गनीमत का मतलब यह है कि देखिए, हम अपने माल के जो होता है उसकी अपने रक्षा वगैरह करते हैं, उसकी सेफ्टी करते हैं। ये तो हमारे अरे अपना क्या माल झूठ बोल गनीमत रहे है। हैं आप? क्या झूठ बोल रहे हैं? लाहौल जिला मिल बांट कर खा लो। माले गनीमत का अर्थ है कि ये लूट का माल, ये जो तुमने हिंदुओं से लूटा है, ये जो नहीं, तुमने नहीं। काफिरों से लूटा हाँ, है, इसको मैं वही इसीलिए मैंने ये माले नहीं, सुना। एक सेकंड गलत नहीं है। हाँ, नहीं हाँ, है। सुन लीजिए, मैं वही इसीलिए
अभी जो इन्होंने कहा कि हिंदुओं से लूट का जो माल है वो माले गनीमत है, ये सरासर आपके नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रहे हैं। माले गनीमत अरे का मतलब होता है जो काफिरों से हमारे, लूट अरे सुन कर लीजिए, माले अरे माले गनीमत का गनीमत अर्थ ही हमारा है। अपना सामान जो माले होता है उसको गनीमत माले का गनीमत बोलते हैं। बात लेकिन आप सुनिए, लोग जो है ना माले टीवी गनीमत चैनल पर बैठ झूठ कर बोल रहे हैं धार्मिक लोग नाजिम बन खान जाते साहब, झूठ हैं बोल रहे हैं। और सिर्फ आप, नेशनल अरे सुन लीजिए का झूठ बोल रहे मोहतरमा, हैं सुनना ही नाजिम नहीं चाहती। खान मैं तो ये साहब। कहता हूँ कि सुनो नाजिम खान, आप झूठ बोल अगर रहे हो हाजी तुम, नाजिम आपको झूठे आईना और दिखा रहा मक्कार है, लोग अगर हो, आईने के अंदर झूठे आपको और अगर मक्कार अपना लोग चेहरा हो। अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है। झूठे आईना हमेशा झूठे आईना और होता है, मक्कार, आईना सच्चाई झूठे दिखाता है। और तो देखिए जब मक्कार। सच्चाई वो होती है आईना, तो हम आईना लोगों को तुम्हें अच्छा बताने नहीं की लग रहा जरूरत ना, नहीं है। आईना अच्छा नहीं लग रहा, आईना तुम हमें लोगों तो को आईना अच्छा नहीं अच्छा लग लग रहा। रहा है, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम झूठे और खान मक्कार बहुत लोग हो तुम। खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। अब बात सुन अरे लीजिए, झूठे जिस और तरह की मक्कार लोग हो बात, तुम। अच्छा तो आप तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नहीं, दूध के धुले झूठे हुए। और नहीं मक्कार नहीं, अरे लोग आप हो जो दूध सच के है धुले वो हुए बता हैं, दीजिए। इस तरह जो की बात मत कीजिए। बांग्लादेश में हो रहा हाँ, है वही मैंने इस्लाम सीधी सी है, बता दिया जो कि माले गनीमत बांग्लादेश यानी में कि कर हमारा रहे जो हो माल है वो वही वही है। इस्लाम है। और तो ये जहाँ कहते हैं बढ़े कि यहाँ पर हिंदू वही तुम भाइयों से लोगों ने लूटा हुआ, तो यही ये किया सरासर है। आपके नेशनल टेलीविजन पर मोहतरमा झूठ बोल रही है। इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ तुम क्योंकि बोल नेशनल रहे हो, टेलीविजन पे झूठ तुम सब बोल देख रहे रहे हो। हैं, पूरा देश देख रहा नाजिम है। खान लेकिन आप मक्कार लोगों आदमी का जो है, एक नैरेटिव मक्कार है आदमी है सिर्फ ये, मुसलमानों को मक्कार बदनाम आदमी करना, वो बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए। मोहतरमा आप तो नरसिंह, जो आपके यतीम नरसिम्हा जी आप थे उनके भी फेवर में बोल रहे बांग्लादेश थे। अरे मान मान में जाइए, इस हो तरीके के देश रहा में है नफरत मत वो फैलाइए। यदि हम तो नरसिंह कहते हैं कि नहीं, भारत के अंदर जो भी माल है बांग्लादेश में जो वो हो सभी का रहा है। है माले गनीमत वो का यदि मतलब ये होता है नरसिंह कि नहीं करा जिस रहे तरीके से हैं। हमारे एंकर मोहल्ले बांग्लादेश का में जो जो हो सामान रहा है है वो एक वो सेकंड, वहाँ का कट्टरपंथी हाजी मुसलमान नाजिम कर रहा खान, है। एक बात तो है कि माले गनीमत जब कश्मीरी पंडितों को लूटा गया तो वो भी माले गनीमत का ही हिस्सा था। देखिए अब आप आ जाते हैं कश्मीर की बात, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त कश्मीर में कौन सी सरकार नहीं, मौजूद थी। सरकार में कह रहा हूं, मैं सोच पर हाँ कह रहा हूं। ये जो हाँ, मुल्ले सुन जो तो लीजिए, हैं, मैं तो ये वही चीज, मुल्ले मौलाना जो हैं माइक लेकर कह रहे हैं शरिया लागू करो, ये लागू करो, तो माले गनीमत है। तो ये जो पढ़ाया गया, इस तरह की सोच डेवलप होती है कि भाई लूटो और ऐश करो, यही है ना? देखिए ये तो आपने, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो आपने ब्रिटिश हुकूमत की बात कर दी। ब्रिटिश हुकूमत थे जो अरे हमारे भाई, देश का आपको क्या खजाना पढ़ाया लूट के गया? लेके चले गए। लेकिन मैंने हम लोग को आप बताते हैं। स्कॉलर हैं इसलिए मैंने पूछा कि भाई ये माले गनीमत की अवधारणा जो क्या है, जिसका कहीं ना कहीं उसका भी असर है ये कि ये नहीं लूटपाट, देखिए हम लोगों ने तो तोड़फोड़। बता दिया, नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है। माले गनीमत को अगर आप लूट पाट से अगर दिखाते हैं तो ये गलत है, इसका ऐसा मतलब नहीं है। माले गनीमत जो मैंने बता इसका दिया, जो यही हमारा एक अपना मतलब सामान है, है वो इसका हमारे यही पास है। एक तो मतलब माले है गनीमत हम हिंदुओं अपने की, माल की सुरक्षा काफिरों कर की सकते हैं, नहीं, महिलाओं इसका के मतलब साथ, देखिए, काफिरों की महिलाएं इस्लाम में एक चीज तो माले है कि भाई गनीमत चंद के मौलाना लिए। जो है अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं, उसमें कुछ गलत मतलब भी निकालते हैं। ठीक है सोढ़ी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये राष्ट्र की समस्या हम इसे नहीं मान रहे। जो हम दिखा रहे हैं, आज हमने सुना जो गली मोहल्लों में माइक लेकर वो मौलाना जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं हिंदू घरों के सामने, हिंदुओं के सामने, तो एक तो पूरी प्लानिंग के तहत एक सोच काम कर रही है ना। असली दुश्मन इसका मतलब सोच है। जैन सुमित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। जिस भी देश ने अपने माइनॉरिटीज पे अत्याचार या उन्हें खत्म करने की कोशिश की है, वो देश टूट गया है। और वो सबसे बड़ा उदाहरण है पहले विश्व युद्ध के बाद, जब जर्मनी में यहूदियों को या जू जो कि मात्र 1% है जर्मनी में, जब नाजी पार्टी और हिटलर ने उनको खत्म करने की कोशिश की, उसका नतीजा यह हुआ कि जर्मनी 2 देशों में टूट गया। यहूदी खत्म नहीं हुए लेकिन वो देश टूट गया।